उससे पहले कुछ हम रसमलाई वाली बातें कर लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं, कुछ जोश भर देने वाली बातें कर लेते हैं। सुनना मेरे यार कि खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा, हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। यानी दोस्तों कि खामोशी से धीरे 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 अपनी तैयारी को करते रहो। दिन पर दिन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन्हें क्लियर कीजिए और फिर एक दिन जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने कब कितने स्ट्रगल वाले जीवन में पल भी ऐसे देखे थे जहां मुझे खूब स्ट्रगल सहना पड़ा था, लेकिन आज देखो मुझे पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एहसास होगा उस चीज का, उस संघर्ष का आनंद आएगा और आप एग्जाम क्लियर करेंगे और जरूर से जरूर सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, वैसे एक बार और सुन लेते हैं, मोटिवेशनल क्वाइट्स को सुन लेते हैं कि कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए मेरे यार, कोशिशों के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, लेकिन होके निराश मत बैठना मेरे यार, पढ़ते रहना बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पढ़ते रहना बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पा लेती मंजिल चींटी भी गिर गिर के हर बार, पा लेती मंजिल चींटी भी गिर गिर के हर बार। तो ये दोस्तों ये आप सभी के लिए लाइन थी, क्योंकि चींटी जितना प्रयत्न करती है उतना प्रयत्न हम आसपास के माहौल में और किसी को करते हुए देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मात्र ऐसा जीव जो निरंतर लगा ही रहता है इधर से उधर जाने आने में। ठीक है, तो उसी तरीके से मतलब आपको भी क्या है, कंटिन्यूटी के साथ में अपनी मेहनत को अंजाम देना है, अपनी मेहनत को एक सही दिशा में ले जाना है और ऐसे नहीं घबराना नहीं है। कई बार क्या है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो हमेशा कई बार लगता है, एहसास होता है कि यार नहीं नंबर कम आ रहे हैं या फिर इस जगह बार बार मिस्टेक हो रही है, मैंने इसको कई बार पढ़ लिया है। लेकिन ये चीजें देखो नेग्लेक्ट करने वाली बातें हैं, आपको उनको फोकस करके आप उसको निरंतर सुधारने का प्रयास कीजिए और उसके बाद में हमेशा कभी भी आपको खुद को अपने आप को असमंजस की स्थिति में नहीं डालना है। हमेशा आपको हाई सोचना है, मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंशियल रहना है और लगातार फोकस करना है अपनी स्टडी पर जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, संविधान के भाग के बारे में। संविधान के भाग के बारे में मैंने दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं तैयार किया है, सिर्फ वही चीजें तैयार की हैं आप लोगों को बताने के लिए जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, ये मेरा दावा है आपसे। आप एक बार नहीं 2 बार अगर कम से कम वीडियोस को देख लेते हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद में आपको ऐसा एकदम पूरा जैसे ढांचागत तरीके से पूरा संविधान का है ना जो मामला है वो पूरा समझ में आ जाएगा। संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, पूरा संविधान है, उसके अलग अलग डिवाइडेशंस हैं, उन सभी डिवाइडेशंस को पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि हमें ढांचा समझ में आ जाएगा। वो सभी आप जानते हैं कि हम जब किसी भी टॉपिक के या किसी भी चीज के भागों को पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, और भी मैंने कई सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिएगा। विदेशी स्रोतों के बारे में है, अनुसूचियों के बारे में है, प्रस्तावना के बारे में है, तो पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर के एवरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमने आज का जो टॉपिक चुना है संविधान के भाग के बारे में चुना है। वैसे दोस्तों आप सभी की जो एग्जाम है वो एग्जाम होने जा रही है, कब होने जा रही है? एसएससी वाले स्टूडेंट ध्यान कान खोलकर सुन लो कि एसएससी वाले स्टूडेंट की एग्जाम कब से स्टार्ट है? 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, 12 अक्टूबर वालों के लिए भी ये बहुत बेहद क्लास रहेगी, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और आपको इसमें एक बार सिर्फ दोहरान करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब क्या बचा है यार, आज 10 तारीख हो गई है, 2 दिन और बचे हैं। कईयों की एग्जाम 15 तारीख को है, किसी की 14 को है, किसी की 16 को है, तो मतलब ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी आपको सिर्फ दोहरान करना है। ठीक है, आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। संविधान के टोटल जो मूल रूप से संविधान में भाग हैं वो टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं।
कितने भाग हैं मेरे दोस्तों? 22 भाग हैं। लेकिन दोस्तों जैसे पर्टिकुलरली एक संशोधन के तहत संविधान के अंदर कुछ चीजें और ऐड की गई हैं। इतना लंबा संविधान है, इतनी साल पहले लिखा गया है, लगभग जो 70 इयर्स के लगभग का टाइम गुजर चुका है। तो इतने टाइम पीरियड में क्या है, स्थिति में परिवर्तन होना तो लाजमी है। तो जैसे जैसे समय बदला है तो कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट भी हुए हैं और उन चीजों को हमने हमारे संविधान के भागों में भी जोड़ा है। तो उनको जोड़ेंगे, अगर हम कह गए ऐसे करके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एक एक भाग के 2 तो 3 पार्टिकल्स हैं, तो उनको जोड़ करके हम देखें तो टोटल कितने भाग बनते हैं? 25 भाग बनते हैं। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना कि मूल रूप से संविधान के भाग में कितने हैं? 22 भाग हैं, लेकिन कह को इनके जो क्या नाम है ऑप्शंस हैं, उनको जोड़ करके अगर देखा जाए तो टोटल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ये पहली लाइन है हमारी। कोई ये मत समझ लेना कि 25 भाग हैं, ठीक है। मूल रूप से टोटल जो मूल भाग हैं वो कितने हैं? 22 भाग हैं। और 25 भाग क्या है? जैसे आपका 4K हो गया, 4K के अंदर कौन सा पार्ट आता है? 4A के अंदर या 4K के अंदर कौन सा पार्ट आता है? आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो ऐसे जैसे 4 के 2 भाग कर दिए, 9 के 3 भाग कर दिए, ऐसे करके ये कुल टोटल 25 बनते हैं और मूल रूप से 22 भाग होते हैं, ठीक है। आगे होगा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बिल्कुल अपने मोटिवेशन को बना के रखना और याद रखना है आपको क्लास को। मैं बिल्कुल आपको आसानी से समझा दूंगा, याद हो जाएगा क्लास में। क्लास देखने के बाद में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में है संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। अब ये तो याद करने वाली बात नहीं है। क्यों याद करने वाली बात नहीं है? क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया वहां के नाम पते के बारे में, राज्य के बारे में तो पता करेंगे ना। तो वो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे अनुसूचियां पढ़ लीजिए या फिर इसके अलावा कोई और पार्ट्स पढ़ लीजिए, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमेशा पहले नंबर पे क्या आएगा? संघ तथा राज्य क्षेत्र आएगा, ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट में, ठीक है। भाग फर्स्ट में भी इनके बारे में दे रखा है, जिसमें 1 से 4 तक वर्णित हैं। इनके बारे में क्या है? 1 से अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किनका वर्णन है? संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं दूसरा भाग, भाग 2 के बारे में बात करें तो भाग 2 के बारे में क्या लिखा गया है? भाग 2 में नागरिकता लिखा गया है। ये ध्यान रख लेना कि इस साल का सबसे फॉक्शनेबल या जो सबसे अट्रैक्टिव हम बिंदु मान सकते हैं वो है आपका सिटीजनशिप, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है, तो यहां से पूछा भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो नागरिकता है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में है। पहले हमने बात की है वहां के एरिया के बारे में, दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में। तो उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, किन चीजों के बेसिस पर, किस अधिनियम के तहत उनको नागरिकता का प्रावधान है, विवाह के आधार पर कैसे है, कोई विदेश का आदमी अगर मान लो हमारे भारत में आके रहता है तो उसे हम कैसे नागरिकता देंगे। तो ये सब चीजें जो तमाम बातें हैं नागरिकता से संबंधित, वो सभी आपके भाग 2 में वर्णित है। और नागरिकता से संबंधित अगर मान लो अनुच्छेद आपको मोटा अंदाज में याद करना है तो आप याद भी कर सकते हैं। 5 से लेकर के कितना है? 11 तक। 5 से कितना? 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक। अब ये आपको ऐसा नहीं है ये याद ही करना है दोस्तों, लेकिन एक थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में ऐसा सेट होना चाहिए कि यार 1 से 4 तक संघ और राज्यों के बारे में 2-3 अनुच्छेद तो बनते हैं ना यार, इतने राज्य हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है ना। ऐसे थोड़ा बहुत मोटा मोटा अपन को आभास होना चाहिए। फिर तीसरे की बात करें तो संविधान के भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है जो कि सबसे बड़ा है, कहने का मतलब है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब संविधान का इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो भाग 3 को क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 3 में ऐसा क्या है? तो भाग 3 में है भैया आपका मौलिक अधिकार जो आपको प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 हैं मौलिक अधिकार। हमने देखा कि जो मूल संविधान था हमारा उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें क्या है 42वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है 1978 के अंदर, ठीक है। ये लाइन भी याद रखना है
ठीक उसमें क्या किया गया, जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी दर्जा दे दिया गया है, मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। कहां तक है? 12 से वर्णित 35 तक है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12 हो गए, तो यानी 12 से 35 तक। अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं, ऐसा एक थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लॉजिक सेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बताने वाला हूं आपको कैसे लॉजिक लगाना है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के। उसके बाद में भाग 4 पे आते हैं। भाग 4 में दोस्तों आपके दे रखा है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व है, इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि कुछ नीतियां और कुछ निर्देश राज्यों के लिए अगर नहीं बनाए जाएंगे तो एक हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि ये पूछा गया है, टॉपिक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें ऑप्शन लिखा रहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना किसके लिए की गई है या किस उद्देश्य से की गई है। तो आपको याद होना चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के उद्देश्य से डीपीएसपी की स्थापना की गई है। सॉरी। तो डीपीएसपी की स्थापना किस लिए? लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को हमारे राज्यों के समीक्षा के तहत पर इन्हें सम्मिलित किया गया है भाग 4 के अंदर। अब डीपीएसपी के बारे में है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। आगे बात करते हैं 5 में, ठीक है। अब 5 में जाने से पहले यहां पर क्या है कि जब हमारे संविधान के 4 भाग बन गए तो एक नई चीज आई। नई चीज जो 42वां संविधान संशोधन है 1976। तो 1976 में हमने नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में, भाग 4 के में, कौन सा भाग की बात कर रहा हूं मैं? भाग 4 के, ये याद रखना स्पेशली है। भाग 4 में कौन सा पार्ट है? के पार्ट है। तो भाग 4 के में हमने शामिल किया था मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। और ये याद रखना है आपको कि भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है। तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें कि भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे दोस्तों, लेकिन 11वां क्या है कि जो शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन किया गया है, तो उस मौलिक कर्तव्य में एक और ऐड कर दिया गया है, एक कर्तव्य और, जिसके अंदर क्या है 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 4 के में मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 51 के है। कौन सा है? 51 के है। अब इसमें जो ये मैं सारे भाग पढ़ा रहा हूं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के, यही इंपोर्टेंट है। क्या है? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नेचुरली जो एग्जाम्स होती है ना, छोटे लेवल की है, एसएससी का जो सीएचएसएल लेवल है, एमटीएस लेवल है, यहां तक तो अधिकतर यहीं से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। पिछले साल का आप पेपर देख सकते हैं, 2019 का भी देख सकते हैं, 17 का देख सकते हैं, 18 का देख सकते हैं। तो वहां पर आपको यहीं से लगभग संविधान के जो पार्टिकल से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इन 4 भागों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद से रिलेटेड हो सकता है, भागों से रिलेटेड हो सकता है, मैग्ना कार्टा से रिलेटेड हो सकता है, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ के संशोधन से रिलेटेड हो सकता है या फिर मौलिक कर्तव्यों के संशोधन से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 भाग आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। 4 भागों में हमने बात की है। सबसे पहले हमने संघ और राज्य क्षेत्र की बात की है। सबसे पहले किसकी बात की? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में, जहां हम कितने से लिखेंगे? 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के बारे में लिखा गया। भाग 2 में फिर जो भारत की जनता है उसे नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, नागरिकता दी गई है। तो नागरिकता का क्या हो गया? 1 से 4 तक तो पहले हो गया पहला भाग।
फिर हो गया हमारा 5 से 11 तक दूसरा भाग जिसमें नागरिकता है। तीसरे भाग में हमने पढ़ा है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। यानी कहीं पर भी अगर अधिकारों की बात आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा कहेंगे। ठीक है, तो तीसरे भाग में क्या है, मैग्ना कार्टा है, आपका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार है जो कि कहां से कहां तक है, आपका है 12 से 35 तक। भाग 4 में है आपके नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। और इसके अलावा 4K के अंदर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये याद हो गया होगा समथिंग। 51K में 4 भाग मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। 4 के बाद में हम 5वें भाग पे चलते हैं। 4 भाग आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। संघ तथा राज्य क्षेत्र पहला, नागरिकता दूसरा, तीसरे में हमारे मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा, चौथे में हमारे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, चौथे K में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। याद हो गए, बिल्कुल आसान है, कहीं रटने की है, कहीं ट्रिक की, किसी लॉजिक की कोई जरूरत ही नहीं है। 5वें पर चलते हैं। अब 5वां भी देखो कितना आसान है। केंद्र गवर्नमेंट यानी संघ सरकार, संघ की बात की गई है। संघ को लेकर के स्पेशली मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। तो जो संघ शक्ति है, संघ केंद्र है, तो केंद्र से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 5 में है। कौन से भाग में है, भाग 5 में क्या है, केंद्र गवर्नमेंट के बारे में है। फिर भाग 6 में कौन से हैं, भाग 6 में है राज्य गवर्नमेंट के बारे में है। फिर भाग 7 में क्या है, तो भैया भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया है या इसे निश्चित कर दिया है। यानी ये इसको पावर में नहीं रखा है, इसको हटा दिया है भागों में से। ऐसे प्रॉपरली नहीं हटाया है, इसको साइलेंट कर दिया है, म्यूट कर दिया है। कहने का मतलब इसे काम में अभी नहीं ले रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो भाग 6 हो गया, भाग 7 हो गया है। संघ की बात करें तो संघ हमने वहां तक जो 51K तक बात की थी, उसमें अब बात करेंगे संघ यानी केंद्र सरकार में कौन कौन आते हैं। राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है। तो इन सब से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी कौन से में हैं, भाग 5 में है। भाग 5 में हमने अनुच्छेदों की बात करें तो 52 से लेकर के 151 तक, कितने तक, 52 से लेकर के 151 तक आपको केंद्र गवर्नमेंट के बारे में प्रावधान देखने को मिलेंगे 5वें भाग में। इसमें 5वें भाग में। अब 6ठे भाग में बात करते हैं। 6ठे भाग में अब आप राज्य पर आ जाइए। ऑब्वियसली बात है यार, 5वें भाग में आपने केंद्र सरकार की बात कर ली, 6ठे भाग में हम राज्य सरकार की बात करेंगे। 7वें से हमें लेना देना ही नहीं है। और 8वें भाग में हम कौन बच गए, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में यहाँ 8 में है। इसमें है 8 में, आसानी से याद हो जाएगा यार। पहले देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर ये जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटरी क्षेत्र हैं, उनके बारे में है। बिल्कुल इजी है। 52 से 151 है जो आपका संघ सरकार है। 152 से 137, 152 से 137 कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। मोटा मोटा याद भी होगा आपको कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन्हीं के अंदर आते हैं 52 से 151 के बीच में। राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है 152 से 137 तक, सॉरी 237, 152 से लेकर के 237 तक है। 137 नहीं यार, 237 है। ठीक है, 237 तक है। 152 से 237 तक क्या है, राज्य गवर्नमेंट के बारे में है। 7वें को आपके क्या है, जो 238 था इसको निकाल दिया गया है, इसको हटा दिया है, इसको बाहर कर दिया। 8वें में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां से अगर आपको पूछा जाएगा तो पूछा भी जा सकता है। और ये है आपका 239 से 38 को हटा दिया, 239 से 242 तक है। कहां से कहां तक है, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। सबसे पहले भाई केंद्र गवर्नमेंट, फिर राज्य गवर्नमेंट है 6ठे भाग में, फिर 7वां हटा दिया है तो 8वें में है केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। याद हो गए होंगे आसानी से, बिल्कुल इजी है। भाग 9 पर चलते हैं।
चार चार के भाग में आप इसको डिवाइड करके पढ़े हुए ना तो बड़ा आनंद आएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। भाग 9 की बात करें, भाग 9 में क्या हो सकता है? तो भाग 9 में हो सकता है, हाँ भाग 9 में हो सकता है आपके जैसे पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको कि पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है। पंचायतों का मतलब होता है कि एक छोटे स्तर की जो सरकार होती है उनके बारे में। भाई हमने राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में बात किया, राज्य सरकार को भी शामिल किया, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया, अब स्थानीय स्वशासन को भी तो शामिल करेंगे ना, तो इसको पंचायत कह सकते हैं या फिर स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। इसको आप एक साथ याद कीजिए। स्थानीय स्वशासन के अलावा इसका एक पार्ट और है 9K, और 9K में है आपकी नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 9K के अंदर है, और 9K में है आपके सहकारी समिति से संबंधित सहकारी समितियां। क्या है? सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किसमें है? 9K में है। 9K में क्या है? नगर पालिका है। 9 में क्या है? स्थानीय स्वशासन है। याद हो गया होगा 9 के तो पूरे तीनों भाग। अब इससे संबंधित अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9 का जो है। अब इसमें क्या है? स्थानीय स्वशासन की बात 243 में की गई है। अब 243 में आपको कैसे 6 तक का तो अलग से मिलेगा और तय से 9 तक का अलग से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? 243 के भाग से लेकर के 243 तय तक के जो हैं, ये भाग में तो नगर पालिका आती है। फिर 243 तय से लेकर के 243 नए तक के भाग जो हैं, इन सभी भागों में आपके सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान है। तो 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वें पे चलते हैं। 10वें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये स्पेशली है SC/ST क्षेत्र से संबंधित। किससे संबंधित? ST/SC क्षेत्र से संबंधित है, और इससे संबंधित अनुच्छेद एक ही है 244। कौन सा है? 244। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनसे संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भाग 10 में है, या अनुच्छेद के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अनुच्छेद याद है आपको, अगर भाग याद है तो भाग के हिसाब से आप अनुच्छेद का भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है। 11 की बात करें तो 11 में है केंद्र तथा राज्य सरकार के संबंध। देखो बड़ी समझदार वाली बातें हैं, अगर आप इसको प्यार से समझोगे ना, प्यार से मतलब इससे जुड़ाव लगा करके अगर आप इसको समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। भाई हमने 5 में केंद्र सरकार की बात कर ली है, 6 में हमने राज्य सरकार की बात की है, 7 को बाहर कर दिया है, 8 में हमने केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए हैं, 9 में हमने स्थानीय स्वशासन की तो बात करेंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर उसके बाद में SC/ST क्षेत्र को शामिल कर लिया, फिर उसके बाद में केंद्र तथा राज्यों को शामिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम 12 में है वित्त संपत्ति संविदा है, वो इंपोर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जितना इंपोर्टेंट है ना उसी को पढ़ लेते हैं। 11 के बाद में आप डायरेक्ट देखिए 15वां, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी के निर्वाचन से संबंधित है, और 324 से 329 तक क्या है? निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, 324 से 329 तक। संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का 15वां भाग है। संविधान का कौन सा भाग है? 15वें भाग में वर्णित है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। कौन से भाग में है? 15वें भाग में है, ठीक है। 15 भाग तक आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं 16वें भाग पे, रिपीट कर लेना इन चीजों को 16वें भाग के बारे में। तो 16वें भाग में भी कुछ ज्यादा नहीं है। 16वें भाग में आरक्षण वगैरह की थोड़ी सी बातें हैं, जिसमें कुछ वर्गों को विशेष बल दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका 17वां भाग। कौन सा भाग है? 17वां भाग है, जो कि किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है, जिसके अंदर आपके कौन सा अनुच्छेद आएगा? 343 वाला। कौन सा अनुच्छेद आएगा? 343 से 351 तक आपको राजभाषा ही देखने को मिलेगी। 343 से 351 तक क्या है? राजभाषाएं। कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, तो उन सभी को कहां लिस्ट बनाएंगे?
भाग 17 में लिस्ट बनाएंगे। तो भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषाओं से संबंधित है। भाग 17 के बाद में 18 की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि 18 में तो है जो संसाधन, 18 में है आपके प्रकीर्णन से रिलेटेड है, कुछ ऐसा ही है, वो अभी पावर में नहीं है, यानी काम नहीं आ रहा है। 18 की बात करें तो 18 में भी कुछ ज्यादा नहीं है, आपात उपबंध से संबंधित कुछ काम है। अरे यार 17 में तो आपने राजभाषा की बात कर ली है और 18 में हमें कुछ आपातकाल से संबंधित बात करनी है। इससे संबंधित बात करनी है, आपातकाल से संबंधित बात। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपातकाल से संबंधित आपको याद होगा 351 के बाद में क्या आता है? 352 आएगा। 352 आएगा तो 352 से लेकर के 360 तक, जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से राज्य आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन आपात के जो बंद हैं उन्हें संविधान के कौन से भाग में? भाग 18 में वर्णित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 18 में वर्णित किया गया है। 19 इंपोर्टेंट है नहीं, 20 में है ना। 20 में बात कर लेते हैं संविधान के संशोधन की। तो संविधान के संशोधन की जो बात है वो कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में की गई है? भाग 20 में की गई है। अनुच्छेद है 368। कैसे याद करेंगे? 368। और 368 में जो आपको एक याद रखना, एक जो एबी डिविलियर्स हैं, आप क्रिकेट देखते होंगे, एबी डिविलियर्स हैं, वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो साउथ अफ्रीका याद रखें जैसे। तो साउथ अफ्रीका में से क्या है, कहां से लिया गया है संशोधन? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में एबी डिविलियर्स को क्या कहा जाता है? 360 कहा जाता है। वो 360 डिग्री के एंगल पर, हर दिशा में, हर एंगल पर शॉट मार सकते हैं। तो उसी तरीके से हम 368 इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का एक प्रावधान। 21 भी कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। और जो 22 है, 22 भी इंपोर्टेंट है थोड़ा बहुत, कि इसमें क्या है कि संक्षिप्त नाम है, जैसे कोई राज्य है, कोई नाम है, तो इसका तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं हमारे आदित्यनाथ योगी भाई साहब। आदित्यनाथ योगी जी हैं जो इसका 22वें भाग का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, नामों को चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदी का निरसन कर रहे हैं, पाठगण कर रहे हैं। तो अगर नाम से रिलेटेड कोई भाग है तो भाग है 22। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 20 में क्या है? संशोधन। भाग 21 में क्या है? भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नामों का प्रावधान है। एक बार फिर से दोहरान कर सकते हैं आप। पहले भाग में है संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में है आपकी नागरिकता, तीसरे भाग में है आपके मौलिक अधिकार, चौथे भाग में है आपके नीति निर्देशक तत्व, जिसमें चौथे भाग के भाग में है आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। पांचवें में है हमने संघ सरकार की बात की, छठे में हमने राज्य सरकार की बात की, सातवें भाग को हमने काम नहीं ले रहे हैं निश्चित कर दिया है। आठवें भाग की बात करें तो हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात की। 9वें भाग में हमने स्थानीय स्वशासन की बात की, पंचायतों के बारे में। 9 के अंदर हमने नगर पालिका को सम्मिलित किया। 9 में हमने सहकारी समितियों को सम्मिलित किया। 10वें भाग में हमने SC/ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया है। 11वें भाग में हमने केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच के संबंध को वर्णित किया है। 12वें भाग में हमने वित्त संपत्ति है, संविदा है, इंपोर्टेंट नहीं है। 13वां भाग भी इंपोर्टेंट नहीं है। 14वां भाग है जो थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, तो जिसमें है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके पास कुछ पावर्स रहेंगी, कुछ सेवाएं रहेंगी, कुछ सेवा क्षेत्र है, उनका बंटवारा है 14वें में। 15वां इंपोर्टेंट है जो निर्वाचन से संबंधित है, जहां अनुच्छेद 324 से 351 तक वर्णित है। फिर उसके बाद में 15 के बाद में 17 है, जो निर्वाचन से संबंधित है वो 324 से 329 तक है। फिर उसके बाद में 17 को ले लेते हैं। 17 में राजभाषा है, राजभाषा से संबंधित है 343 से 351 तक। फिर उसके बाद में 51 के बाद में आपका आता है 52, आपातकाल से संबंधित, जहां 352 से 360 तक है आपातकाल से संबंधित उपबंध। फिर उसके बाद में 19 हटा देते हैं, 20 को देख लेते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। फिर उसके बाद में 22 है आपका जो कि संक्षिप्त नामों को लेकर के है, राज्य वगैरह के नाम, क्षेत्र, एरिया वगैरह के नाम चेंज करने से संबंधित है। और ये 393 से लेकर के 395 तक वर्णित है। ये याद हो गया होगा आपको आसानी से, बिल्कुल भी कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैंने दोहरान कराने के लिए ही ये क्लास ली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम दोहरान से संबंधित कुछ बातें करेंगे। और
आगे की क्लास को समझेंगे, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, जहां विश्वास है वहीं शक्ति है। जहां विश्वास है मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं शक्ति है और वहीं जीत है और वहीं आपके सपने पूरे होते हैं। यानी जहां विश्वास है, जहीं पावर है वहीं पावर होगी, और वहां जहां पावर होगी वहीं जीत मिलेगी, और वहीं आपको आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए दोस्तों कंटिन्यू अपनी तैयारी को संघर्ष करते रहिए, और जितना कठिन संघर्ष होता है उतनी ही सफलता भी लाजवाब होती है, शानदार होती है, उसका आनंद ही अलग होता है यार। दुनिया वाले जैसा आनंद उसको समझते हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है संघर्ष के बारे में, क्योंकि भीड़ हमेशा क्या करती है, आसान रास्ते चुनती है। और लेकिन हम इस बात को तो नहीं कह सकते कि भीड़ जो रास्ते पे जा रही है वो रास्ता सही रास्ता है। इसलिए अपनी मंजिल का रास्ता आपको खुद को बनाना है और खुद को उसको पार करना है, और अपने इस कठिन परिश्रम के साथ में सफलता को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सी यू, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। गुड लक।